नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हमारा संविधान से रिलेटेड वीडियो हमने शुरू कर दिया है और इसमें हम 200 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पूछे गए हैं वो आपको कराऊंगा, जो कि बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करते होंगे तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप कर ही दीजिएगा। चलिए, और मॉडल पेपर का प्रैक्टिस सेट का वीडियो अभी कुछ रुक गया है, इसलिए कि पीडीएफ नहीं बन पा रही है। जैसे पीडीएफ बन जाएगी वैसे हम लगातार उसकी प्रैक्टिस सेट करा देंगे, पर डे 2-2 वीडियो डाल कर। तो उसकी टेंशन मत करिएगा, मैं पेपर के पहले ख़त्म ही कर छोड़ूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था क्यों लिया गया था? तो क्योंकि 1930 में ही स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा कांग्रेस की तरफ से हो गई थी। तो ये वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। 26 जनवरी 1930 को ही जो पूर्ण स्वराज की घोषणा हो गई थी कांग्रेस की बैठक में। तो ध्यान रखिएगा, लाहौर में बैठक हुई थी, उसी समय हो गई थी, दिसंबर 1929 में। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर दूसरा है कि भारतीय संविधान में है। तो देखिए, प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा पहला ही विकल्प सही होगा। यहाँ पर 8 होना चाहिए। 395 अनुच्छेद 22/8 अनुसूचियाँ होती हैं, लेकिन ये ऑप्शन जो है गलत ही दिया है, लेकिन ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा दूसरा का प्रश्न के अकॉर्डिंग। प्रश्न नंबर तीसरा है कि भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल हैं वो आपको बताना है। 2 ऑप्शन यहाँ दिख रहा है, 2 ऑप्शन आगे दिखेगा। चलिए, यहाँ पर देखिए सी वाला विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि 400 प्लस आर्टिकल इस समय हो गए थे। 395 आर्टिकल थे, लेकिन अब संशोधनों के माध्यम से और आर्टिकल की वृद्धि हो चुकी है। प्रश्न नंबर चौथा है कि सूची 1 को सूची यहीं पर मिलान करना है। तो पहली चीज, संघ सूची में 97 विषय, राज्य सूची में 66 विषय और समवर्ती सूची में 47 विषय। ये प्रीवियस ईयर है कि पहले थी, वर्तमान में इनकी संख्याएं में बढ़ोतरी भी हुआ है। तो इस अकॉर्डिंग हमारा विकल्प जो सही होगा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, मिला लीजिएगा। देखिए यहाँ पर दिया गया है, आपको बता देता हूँ। 97 विषय पहले से थी, लेकिन वर्तमान में 100 विषय हो गया है। इसमें जो है राज्य सूची में 66 विषय पहले थी जब जोड़ी गई थी, इस समय जो है 61 विषय हो गया है। समवर्ती सूची में 47 विषय पहले से, इस समय जो है वर्तमान में 52 विषय है। ये सही दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5वां, निम्नलिखित में से शब्द हैं और इनका विचार अनुसार क्रम आपको बताना है कि प्रस्तावना में ये शब्द जो जोड़े गए हैं वो पहले कौन सा शब्द आएगा, तब उसके बाद कौन सा शब्द आएगा, क्रम आपको बताना है। तो देखिए, हम भारत के लोग सार्वभौमिक, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणराज्य बनाने की यही जो है वो बात कही गई है। तो सार्वभौमिक पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद समाजवादी आएगा, फिर पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष दिया गया है ये आएगा, फिर प्रजातांत्रिक। तो इस तरह से हमारा ये वाला विकल्प जो है 5वां का सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि पहले जो है सार्वभौमिक शब्द आएगा, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। ऐसे शब्दों का क्रम हो जाता है। प्रश्न नंबर 6वां है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जो है किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976। ध्यान रखिएगा, और इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जो है जोड़ा गया था। तो ध्यान रखिएगा, 1976 में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। प्रश्न नंबर 7वां है कि एक नया राज्य बनाने में सार्वभौमिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत होना चाहिए, वो आपको बताना है। कैसा बहुमत होना चाहिए वो। तो अगर हम बहुमत की बात करें तो साधारण बहुमत से ही वो चीज़ें पारित हो जाता है जब कोई नया राज्य बनाना होता है। तो ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। ज़्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है इसमें। चलिए प्रश्न नंबर 8 है कि उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को वो अधिकार नहीं दिया गया है, वो इसमें से आपको चुनना है। तो पहली चीज़ की ऑप्शन पहला तो सही हो जाएगा। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो 19 में दिया गया है वो तो सभी को दिया गया है। उसके बाद कानून के समक्ष समानता जो 14 अनुच्छेद कहता है, ये भी जो है सभी नागरिकों को दिया गया है। भारतीय नागरिकों को दिया गया है सिर्फ 2 अनुच्छेद, लेकिन ये ये जो है कानून के समक्ष समानता जो है सभी को है, सभी कानून के समक्ष समान है। लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वही है जो भारत का नागरिक हो। दूसरा, अल्पसंख्यकों का अधिकार जो दिया गया है अनुच्छेद 30 में, आपको पता होगा कि ये सिर्फ भारतीय नागरिकों को दिया गया है, बाकी और कोई नहीं दिया गया है भारतीय नागरिकों को। इस तरह से हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 8वां का।
प्रश्न नंबर 9, उच्च न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना डैश डैश के तहत हर नागरिकों का मौलिक अधिकार होता है। कौन से अनुच्छेद में ये बात कही गई है? तो अनुच्छेद 19(1) में कही गई है। ध्यान रखिएगा, ए वाला विकल्प सही हो जाएगा 19 का। प्रश्न नंबर, अब आ जाते हैं 19 था ना यार, कहाँ चले गए, कौन सा? अच्छा 9वां प्रश्न था, 19 में पढ़ रहा हूँ। चलिए प्रश्न नंबर 10 पर आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 10 है कि भारत के संविधान संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था, वो आपको बताना है। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। वहीं जो संविधान संशोधन था उसी को 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। शिक्षा के अधिकार को लागू किया गया था। पूछा है कब जोड़ा गया था, लागू किया गया वाला ऑप्शन दिया है, जोड़ा गया वाला पूछा है। गजब के उत्तर प्रश्न पूछते। ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा प्रश्न के अकॉर्डिंग ही, और कोई नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर दिया गया है साफ साफ। 86वां संविधान संशोधन 2002 में संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 21 क में जोड़ा गया 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का व्यवस्था किया जाएगा। और ये जो है अगर इसकी बात करें तो इस क्रम में शिक्षा का अधिनियम जो है 2009 संसद द्वारा पारित किया गया था और 1 अप्रैल 2010 को जो है लागू किया गया था। लागू पूछे तो 2010 चाहिएगा, 1 अप्रैल 2010 को। बाकी जोड़ा कब गया था तो 86वें संविधान संशोधन 2002 को जोड़ दिया गया था हमारे 21(a) में भाग 3 के मौलिक अधिकार बना दिया गया था। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार है। चलिए ये प्रश्न का ऑप्शन कई होगा, क्योंकि मकान सबका अधिकार है भाई जी। ये सब जैसे मकान का अधिकार, मकान का काम का अधिकार, मकान का अधिकार, शिक्षा का अधिकार सब चाहे, सूचना पाने का। देखिए यह विवादित प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न को छोड़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 का हमारा ये विवादित प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा, इसको छोड़िए। प्रश्न नंबर 12 पर चलते हैं। 12 प्रश्न कर रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में निम्नलिखित में से कौन सा सेच सूचीबद्ध करिए, आपको वो बताना है कि कौन सा नीति निर्देशित तत्व में आएगा, इसमें से शब्द वो आपको बताना है। समान कार्य के लिए समान वेतन 39 अनुच्छेद कहता है, इंपोर्टेंट है भाई, पूछा जाता है। समान नागरिक संहिता 44 अनुच्छेद कहता है, इंपोर्टेंट है, नीति निर्देशित तत्व में ही आएंगे। भाग 4 में नीति निर्देशित तत्व है, 35 से 51 है, ध्यान रखिए, 36 से 51 तक है, ध्यान रखिएगा। अब ये दोनों जो हो जाता है, लेकिन छोटे परिवारों का मापदंड और प्राथमिक स्तर पर मास्क बाता, ये मौलिक अधिकार है, बाकी चीज़ें नहीं आएगा। तो ऑप्शन हमारा 2 ही सही होगा। तो 12 का कौन सा विकल्प सही होगा? बी वाला विकल्प जो इसका सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। 13 कह रहा है कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। मिनी संविधान संशोधन इसको कहा जाता है, या मिनी संविधान की संज्ञा इसको दिया जाता है, ध्यान रखिएगा, 42वें संविधान संशोधन को। बी वाला विकल्प सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 14 है कि भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं भाई राष्ट्रपति जी अपनी शक्तियों का प्रयोग? तो राष्ट्रपति सीधे कर सकते हैं या अपने अधीनस्थ अधिकारी जो होते हैं उनसे सलाह लेकर वो कर सकते हैं। तो ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 14 का। प्रश्न नंबर 15, भारत यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद खाली है, दोनों का पद खाली हो, राष्ट्रपति और उस पर राष्ट्रपति पद उपराष्ट्रपति का पद, तो भारतीय के राष्ट्रपति के पद का कौन भार संभाल सकता है? तो मुख्य न्यायाधीश शपथ भी दिलाते हैं, तो यही संभालेंगे। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 15 का, ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 15 हो गया। 16 पर चलते हैं। 16 कह रहा है कि श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम है? पहली महिला राष्ट्रपति थी, तो ये भी ध्यान रखिएगा। इनका क्रम जो है सी वाला 12वां नंबर हो जाएगा, और जो द्रौपदी मुर्मू है वो 15वें नंबर की राष्ट्रपति बनी हुई है, दूसरी महिला और प्रथम आदिवासी महिला, तो ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। 14वें नंबर के रामनाथ कोविंद थे, 15वें नंबर की जो राष्ट्रपति हैं वो द्रौपदी मुर्मू हैं, और 12वें नंबर की राष्ट्रपति कौन है? तो प्रतिभा सिंह पाटिल। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 17, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियमित बन जाता है, वो आपको बताना है। मतलब संसद में पेश किया गया और कौन सी क्रिया जब हो जाती है संसद से पास हो जाने के बाद, तो कौन सा अधिनियम उस पर लागू होता है, जिसके बाद वो अधिनियम हो जाता है, कानून बन जाता है। तो जब
ये वाला विकल्प नहीं होगा। जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है तब वो अधिनियम बन जाता है। बी वाला विकल्प जो है 17 का सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 18, श्री मोहम्मद हामिद अंसारी भारत के उपराष्ट्रपति के पद के क्रमांक हैं वो आपको बता है। देखिए यहाँ पर क्रमांक पूछ रहा है तो हर चीज़ों का क्रमांक याद रखिएगा। 12वें नंबर के उपराष्ट्रपति थे, ध्यान रखिएगा, मोहम्मद हामिद अंसारी। सी वाला विकल्प 18 का सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 19 है कि राष्ट्रपति सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 19 का कौन होता है राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान, तो वो प्रधानमंत्री होता है। बी वाला विकल्प जो है 19 का सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और सर्वोच्च सेनापति पूछ दे तो राष्ट्रपति होता है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 20 है कि भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है। कौन सा अधिकारी है वो, जिसको हम कहते हैं क्या अनुच्छेद 76 के तहत कहा जाता है अटॉर्नी जनरल। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, प्रश्न नंबर 20 का। और भी ऑप्शन देख लेते हैं। बी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है कि एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। कौन है वो जो एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक भी सदन में कार्यवाही में भाग ले सकता है, तो कौन होता है वो, तो वो महान न्यायवादी होता है, अटॉर्नी जनरल। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। उपयुक्त प्रश्न के अकॉर्डिंग ही है। प्रश्न नंबर 22 है कि एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन में लगातार कितने दिन तक अनुपस्थित रहता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने दिन तक वो अनुपस्थित रहेगा तो उसका पद जो है खत्म हो जाएगा। कौन सा एमपी होता है, तो वो होता है 60 दिन, और 60 दिन को हम 2 माह कहते हैं। तो बी वाला विकल्प हमारा 22 का सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 60 दिन तक अगर वो लगातार अनुपस्थित रहता है तो उसका पद खाली हो जाता है, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 190(4) के तहत विधानमंडल में भी यही प्रक्रिया है। अनुच्छेद 101(4) के तहत जो है संसद में भी यही प्रक्रिया है। तो दोनों प्रक्रिया, चाहे वो उच्च संसद में बात हो चाहे विधानमंडल में बात हो, दोनों में अनुच्छेद ध्यान रखिएगा। कौन सा, तो 190(4) और 101(4) में ये बात कही गई है कि वो 60 दिन तक अगर अनुपस्थित रहता है तो उसका पद खाली हो जाएगा बिना कोई सूचना दिए। प्रश्न नंबर 23, राज्यसभा में होते हैं कितने सदस्य होते हैं राज्यसभा में, वो आपको बताना है। तो राज्यसभा में 250 सदस्य और 22 जो है मनूनी सदस्य होते हैं। तो 23 का हमारा सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 24, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल कितने दिनों का होता है वो आपको बताना है। तो देखिए, राज्यसभा की अगर हम कार्यकाल की बात करें तो ये एक अस्थायी सदन होता है, विघटित नहीं होता है। हर 3 वर्ष में इसके 2 मतलब 1/3 सदस्य जो है पद से निकल जाते हैं, छूट जाते हैं, उनका पद समाप्त हो जाता है। तो विकल्प हमारा जो 24 का सही होगा वो हो जाएगा, कौन सा, समाप्त होने के विषय में नहीं है। तो डी वाला विकल्प जो है 24 का प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा सही हो जाएगा। 2 वर्ष में एक बार समाप्त हो सकता है, ये नहीं हो सकता। डी वाला ही विकल्प इसका सही होगा। आगे व्याख्या देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। 83(1) के अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं हो सकता। मैंने कहा ना कि अस्थायी सदन होता है, यह एक अस्थायी सदन होता है। 1/3 सदस्य जो है इसके 2 वर्ष में पद से निवृत्त हो जाते हैं। तो इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, बस इतना ध्यान रखिएगा। और राज्यसभा का अनुच्छेद कौन सा है, तो अच्छी अनुच्छेद है, ध्यान रखिएगा। 79 के तहत संसद होगा, 80 के तहत राज्यसभा और 81 के तहत लोकसभा होता है। प्रश्न नंबर 25 आ जाते हैं, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। तो वहीं राज्यसभा का जो सदस्य होता है उसका अध्यक्ष जो है सदस्य नहीं होता है। कौन होते हैं, तो उपराष्ट्रपति जी होते हैं, आपको पता होगा, ध्यान रखिएगा। कौन से अनुच्छेद के तहत, तो 64 अनुच्छेद के तहत राज्यसभा के वो सभापति पदेन सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति। इस समय कौन है, जगदीप धनखड़ जी हैं, ध्यान रखिएगा। 26 प्रश्न, राज्यसभा का प्रदेन अध्यक्ष कौन होता है वो आपको बताना है, बस वही उपराष्ट्रपति। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है।
प्रश्न नंबर 27, कौन सा विकल्प सही नहीं है वो आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर हम दूसरा विकल्प पढ़ रहे हैं, धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा से होती है। नहीं, ये पहले लोकसभा से होती है, तभी ये विकल्प जो है सही नहीं है, गलत है। सिर्फ 14 दिनों तक वो रख सकता है राज्यसभा बस उस कानून को या धन विधेयक वाले बिल को, बस इतना ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है कि 14 दिन तक सिर्फ रख सकता है, बाकी अगर वो नहीं वापस भेजा तो फिर वो लोकसभा से पारित हो जाता है। प्रश्न नंबर 28 है कि धन विधेयक पेश किया जाता है तो सर्वप्रथम लोकसभा में, ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29, लेखानुदान बना है, कैसे बना है? तो बजट पारित लंबित होने के कारण नीति आवंटन हेतु जो है, सी वाला विकल्प बहुत अच्छा विकल्प है 29 का, क्योंकि कभी कभी होता है कि अनुच्छेद 110 के तहत जो है कुछ बजट, कुछ कानून या कुछ पेश जो है नहीं हो पाता है, बजट में पेश नहीं हो पाता है, कुछ ऐसी चीज़ें होती है कानून, तो अनुच्छेद 117 के तहत जो है उसको लेखा अनुदान के माध्यम से पेश किया जाता है। बस इतना चीज़ें ध्यान रखिएगा। सॉरी, अनुच्छेद 16 के तहत, मैंने 17 बता दिया, अनुच्छेद 16 के तहत जो है वो पेश किया जाता है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 30, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, कहाँ प्रस्तुत करती है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 30 का, प्रश्न नंबर 30 का विकल्प जो हमारा सही होगा, लोकसभा के स्पीकर पर वो पेश करती है, बी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा, यानी कि समकक्ष पेश किया जाता है लोक लेखा समिति। अब इसमें सदस्य की बहुत अच्छा बात है, 15 सदस्य जो है लोकसभा के, 7 सदस्य जो है राज्यसभा के होते हैं, कुल 22 सदस्य होते हैं। लेकिन एक प्रकलन समिति होती है, उसमें 30 सदस्य जो होते हैं ना, वो पूरी के पूरी लोकसभा के ही होते हैं, और सबसे बड़ी समिति वही है प्रकलन समिति, तो वो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट ये भी बात है आप लोगों के लिए। प्रश्न नंबर 31 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? प्रश्न नंबर 31 का कौन सा सही नहीं है वो आपको बताना है। विकल्प जो हमारे इसमें सही होगा, सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है, तो ये जो है गलत है। ऑप्शन 31 का सी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछ रहा है तो सी वाला ही विकल्प। देखिए दिया भी है कि यहाँ देखिए, सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के प्रावधान के अनुसार कोर्ट मार्शल की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है, लेकिन वहाँ पर पूछा है, कहा है कि नहीं की जा सकती है। देखिए नहीं की जा सकती है। देखिए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर की बात कर दिया है, इसीलिए नहीं की जा सकती है, यहाँ पर की जा सकती है 207 के अधिनियम के अनुसार। प्रश्न नंबर 32 है कि राज्यसभा का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है वो आपको बताना है। राज्य सरकार का पूछ रहा है, कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है वो आपको बताना है। तो विकल्प जो हमारा होगा कौन सा, राज्य सरकार की बात हो रहा है तो बी वाला विकल्प राज्यपाल हो जाता है। यहीं पर केंद्र की बात होता है तो राष्ट्रपति होता, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो। अनुच्छेद 154 के तहत राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, जिसका प्रयोग वो संविधान के अनुसार स्वयं अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। प्रश्न नंबर 33 है कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है, किसको संबोधित करता है? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। तो किसको अपना त्याग पत्र देता? तो वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लोग गलत करेंगे। विकल्प जो हमारा सही होगा राष्ट्रपति को जो है ये अपना त्याग पत्र देते हैं, ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। राष्ट्रपति ही इनको शपथ दिलाते हैं, इनका पद जो है खाली होता है तो ये शपथ दिलाते हैं, और इनका जो पद जो मतलब कि ये अपने पद से हटना चाहते हैं, त्यागपत्र देना चाहते हैं तो राष्ट्रपति को देंगे उच्च न्यायालय। ध्यान रखिएगा, उच्च न्यायालय की बात हो रहा है। अधिकतम आयु कितनी होती है? 62 वर्ष होती है उच्च न्यायालय की, लेकिन वहीं जब उच्चतम न्यायालय पूछ दे, मतलब हाई कोर्ट पूछ दे, तो उसका 65 वर्ष होता है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, ये यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं जो मैंने आपको बताया। प्रश्न नंबर 34, भारत में संचालित न्यायालय इसका मानस पुत्र है, क्या पूछा है? मानस पुत्र है मोबाइल कोर्ट। चलित न्यायालय, भारत में चलित न्यायालय इसका मानस पुत्र है, वो आपको बताना है। किसके समय में ये चालू किया गया था? तो APJ अब्दुल कलाम की देन है कि जो चलित न्यायालय मतलब ये क्या करा कि चलित न्यायालय का जो प्रावधान है वो चालू किया गया था। देखिए 4 अगस्त 2007 को हरियाणा में मेवात जिले में स्थित पुनहावा में देश की पहली मोबाइल संगणन अदालत का उद्घाटन किया गया था। इसका शुभारंभ भारत में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश
जी की बालकृष्ण ने किया। इसका उद्देश्य सुदूर या पिछड़े इलाकों तक न्यायाधीश व्यवस्था का पहुंचाना। इस प्रकार के न्यायालय को परिकल्पना सर्वप्रथम भूतपूर्व राष्ट्रपति जो एपीजे अब्दुल कलाम है उसने किए थे। वही चीज यहाँ पर पूछा गया है। प्रश्न नंबर 35, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है? 3 ही अनुच्छेद होते हैं और अनुच्छेद 52 के तहत जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है। ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। बस ध्यान रखिएगा एक ही अनुच्छेद उसमें से दिया गया है। 352, 356 और 360 होता है, 3 अनुच्छेद होते हैं, बस ध्यान रखिएगा। तो राष्ट्रीय आपातकाल 352, राष्ट्रपति शासन जो होता है 356 होता है और 360 में जो है वित्तीय आपातकाल जो भारत में अभी तक लागू नहीं हुआ है। प्रश्न नंबर 36 है कि केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिका के लिए मतदान की न्यूनतम आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कब की गई थी? तो 61वें संविधान संशोधन 1989 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 37, आम चुनावों में मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष, 61वें संविधान संशोधन, सी वाला विकल्प इसका भी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38, भारतीय संविधान की 8वीं सूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या कितनी है वो आपको बताना है। मान्य तो 22 है ना, 38 का कौन सा विकल्प देखते हैं, 18। अच्छा, मूल संविधान में बात हो रही होगी। देखिए पहले उत्तर पढ़ते हैं। सी वाला विकल्प इसका 18 क्यों कर रहा है? देखिए 42वें संविधान संशोधन 2003 में पूर्व संविधान की 8वीं अनुसूची में, अच्छा क्वेश्चन 2008 का है, इसीलिए ये जो है क्वेश्चन पूछा गया है। 2008 के अकॉर्डिंग जो है सी वाला सही होगा, लेकिन वर्तमान में 222 है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 39, CDP एवं NES के पुनर्गठन के लिए 1957 में NDC द्वारा स्थापित समिति का नाम बताइए जिन्होंने ग्रामीण स्थानीय संचार की त्रिस्तरीय पंचायत का सुझाव दिया था। तो त्रिस्तरीय पंचायत की सुझाव की बात करें तो वो बलवंत राय मेहता समिति दी थी। ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। और ध्रुव स्तरीय की अशोक मेहता दी थी। बस इतना ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आगे चलते हैं 40, निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्र शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है? केंद्र की शासन व्यवस्था के लिए इसमें से कौन सा नहीं है सही, वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 40 का विकल्प जो हमारा सही होगा, बड़े देशों के लिए आदर्श, ये जो है सही नहीं है। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। बाकी हमारा केंद्र की शासन व्यवस्था के लिए सही की बात करें तो त्वरित निर्णय सही है, लचीलापन है, कानून की एकरूपताएं हैं। बाकी सी वाला विकल्प नहीं हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 41, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 41 का तो विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश जो है बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41 का देखिए, सर्वप्रथम बलवंत राय मेहता समिति नवंबर 1975 में पंचायती राज पर सिफारिश प्रस्तुत की, जिन्होंने प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की थी। इसके अनुसार 3 स्तरीय पंचायत का संगठन होगा, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और ग्राम स्तर पर। प्रश्न नंबर 42, अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की थी वो आपको बताना है। अशोक मेहता समिति, तो मैंने अभी बताया कि पंचायती की द्विस्तरीय प्रणाली जो है इसने सिफारिश की थी। बी वाला विकल्प 42 का सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 43, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है वो आपको बताना है। तो प्रशासनिक प्राधिकरण के अंतर्गत आती है। बी वाला विकल्प जो है 43 का सही हो जाएगा कि प्रशासनिक प्राधिकरण के अंतर्गत ब्लॉक स्तर की पंचायत आती है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर अब 44, भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल प्रशासनिक अधिकारी से रिलेटेड होती है, ध्यान रखिएगा। सी वाला विकल्प, डी वाला विकल्प प्रशासनिक अधिकारी डी में दिया गया है। डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 44 का। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 45, प्रश्न नंबर 45 का रहा कि 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूचियों में जातियों की संख्या कितनी है वो आपको बताना है। तो 1206 है। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? 5 ही सदस्य हैं अस्थायी और वो इसमें से एक नहीं है, वो आपको बताना है। तो कौन इसमें से नहीं है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 46 का विकल्प जो होगा ये वाला, जर्मनी जो है नहीं है। बाकी फ्रांस, चीन, ब्रिटेन, अमेरिका और रूस, ये 5 जो है अस्थायी सदस्य हैं। 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जिनका कार्यकाल 2 वर्षों का होता है। 10 अस्थायी सदस्य होते हैं।
वो कभी विघटित नहीं होते जो 5 सदस्य होते हैं। प्रश्न नंबर 47, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 47 का। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है और ये जो है जुड़ा हुआ है तो ये मानव अधिकारों के संरक्षण से जुड़ा हुआ है। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। इसका मुख्यालय ध्यान रखिएगा लंदन में है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि एमनेस्टी का मुख्यालय लंदन में है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 48, चीन की समाचार एजेंसी का नाम बताइए, वो आप तो बताना है। तो इसका न्यू चाइनीज न्यू एजेंसी, सी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49, किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है, वो आपको बताना है। येलो बुक किस देश की सरकारी रिपोर्ट को कहा जाता है, प्रश्न नंबर 49 का। तो फ्रांस का ही कहा जाता है, ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 49 का। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 50, भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 में कहाँ हुआ था, वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 50 में। विकल्प जो होगा बेंगलुरु में, सी वाला विकल्प 50 का सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 51, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई थी, वो आपको बताना है और विकल्प जो हमारा सही होगा वो होगा 1965 में। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना, जिसको बीएसएफ कहते हैं, 1 दिसंबर 1965 को हुआ था। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 52, भारतीय संविधान के संविधान द्वारा अंगीकृत किया गया था, कब बताना है कि अंगीकृत कब किया गया था। तो 26 नवंबर 1949, ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 52 का। आगे चलते हैं। लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान मनाया जाता है, संविधान दिवस 26 नवंबर को ही मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। बी वाला विकल्प इसका 53 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 54 है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था, किसके द्वारा अपनाया गया था भारतीय संविधान को, प्रश्न नंबर 54 कह रहा है। तो ये अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा और 24 जनवरी 1950 को ये लास्ट बैठक होती है संविधान सभा की, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 55, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सिलसिले में निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है। ऐसे प्रश्न मैंने एक आगे कर चुके हैं, वही आपको बताना है प्रश्न नंबर 55 का। तो 55 की अगर हम बात करें तो इसमें पहले आ जाता है सार्वभौमिक, सत्तात्मक, जनवादी मतलब समाजवादी कह सकते हैं आप, जनवादी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और समाज गणतंत्र, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न यार गलत हो गया, सार्वभौमिक सत्ता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और जनवादी गणतंत्र की बात होती है। डी वाला विकल्प जो है प्रश्न नंबर 55 का सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पर दिया है सार्वभौमिक, सत्तात्मक, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष जिसको धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, जनवादी और गणतंत्र की बात जो है होती है। ऐसे ही क्रम में ये जोड़े भी गए हैं, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 56, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है, वो आपको बताना है। तो एक सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणराज्य है हमारा देश, सी वाला विकल्प। और इसी क्रम में है, तो इनका क्रम भी ध्यान रखिएगा, इनका क्रम पूछा जा रहा है ज़्यादातर प्रश्न नंबर 56 में। 57 प्रश्न है कि भारत के लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है, वो आपको बताना है। तो जो संविधान की हमारी प्रस्तावना है वो कहाँ से प्रारंभ होती है, तो हम भारत के लोग, डी वाला विकल्प जो है 57 का सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। हम भारत के लोग भारत को सार्वभौमिक सामाजिक गणतंत्र राज्य बनाने की अपेक्षा करते हैं। यही चीज़ें जो बातें हुई है, तो ध्यान रखिएगा। हम भारत के लोग भारत को समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र बनाने की अपेक्षा करते हैं, यही चीज़ें बातें। प्रश्न नंबर 58 है कि भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, किस तथ्य पर आधारित है कि जनता द्वारा चुने जाना और बदले जाने का अधिकार। यही जो है मेन हो जाता है, जनता द्वारा चुने जाने तथा बदले जाने का अधिकार, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 59, भारतीय संविधान की प्रवृत्ति कैसी है, वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 59 का। तो देखिए भारतीय संविधान की अगर प्रवृत्ति की बात करें तो वो एक कैसी है, उपयुक्त में से ये सभी के अंतर्गत आ जाएगी ना, उपयुक्त डी वाला। प्राकृतिक में संघी किंतु भाव में एकात्मक होती है,
ठीक है ना। प्राकृतिक में संगी होती है, संगी यहाँ दिया गया है, और भाव में एकात्मक होती है, ये चीजें ध्यान रखिएगा। डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है कि दो वर्गों में एक संघात्मक और एक एकात्मक, वही चीज बात यहाँ पर कही गई है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 60। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो 10 में 10 और 10 से दल बदल संबंधी, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 को जोड़ा गया था। दल बदल संबंधी जो है इसमें विरोधाभास वाला कानून है। प्रश्न नंबर 61। भूमि सुधार डैश डैश के विषय के अंतर्गत आता है। तो भूमि एक तरह का क्या है? राज्य के अंतर्गत आता है, तो इस तरह से सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। भूमि सुधार राज्य सूची का विषय है। प्रश्न नंबर 62। भारतीय संविधान की नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। कैसे नहीं प्राप्त की जाती, मतलब किस आधार पर नागरिकता नहीं दी जा सकती है, वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 62 का। देखिए भारत में बैंक में धन जमा करने से आपको नागरिकता नहीं मिलेगी, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। बाकी जन्म स्थान के देशी रियासत से किसी भूभाग में सम्मिलित द्वारा लिया जा सकता है, नागरिकता दी जा सकती है 1955वां अधिनियम के आधार पर। जो 4 महत्वपूर्ण है, जैसे देखिए जन्म के आधार पर, देशी करण के आधार पर, किसी भूमि भाग में सम्मिलित द्वारा और रजिस्ट्री द्वारा आप ले सकते हैं। बाकी धन जमा कर देंगे बैंक में तो आपको नागरिकता नहीं दी जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 30। नागरिकता संशोधन कानून कब पारित किया गया हुआ था, वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 63 का। तो ये जो है 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 63 का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 64। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या होता है, वो आपको बताना है। तो ये होता है कि सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र होगा। ये अपने देश की व्यवस्था है अनुच्छेद 14 के तहत, ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। 64 का ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, अनुच्छेद 14 की बात भी यहाँ कहा गया है। प्रश्न नंबर 65। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है, वो आपको बताना है। तो वो लागू करेगा हमारा सर्वोच्च न्यायालय। अच्छा यहाँ भी दिया है डी वाला, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों का कार्य होता है, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। वहीं तो हमें जीने का एक साधन, वरना ये जो इस समय व्यवस्थाएं चल रही है वो काफ़ी दुर्व्यवहार की प्रक्रिया है कि लोगों का जो अधिकार है उसको धीरे धीरे अपने अंदर गठित किया जाए। तो वही चीज़ है, सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो होता है वही हमारे जो मौलिक अधिकार होते हैं उसकी व्यवस्था करता है। प्रश्न नंबर 66 के भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान है? तो 12 से 35 बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 67। यह कह रहा है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता की बात करता है? 19 अनुच्छेद ये है, प्रेस की स्वतंत्रता की बात करता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है अनुच्छेद 1 क के अंतर्गत। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 68। ये कह रहा है कि भारत निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार मूलभूत अधिकार नहीं है, बस इतना ध्यान रखिएगा, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। 44वें संविधान संशोधन 300 क के तहत इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है, पॉइंट भी ध्यान रखिए। प्रश्न नंबर 69। निम्नलिखित में से संवैधानिक उपचारों में से कौन पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? इसमें से कौन जो है पोस्टमार्टम कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, किस शब्द से जुड़ा है पोस्टमार्टम? जो संवैधानिक उपचारों के तहत 5 रिट जारी की जाती है उसी में से एक है, और विकल्प जो हमारा सही होगा प्रश्न नंबर 69 का वो हो जाएगा कौन सा? अधिकार परीक्षा लेख, डी वाला विकल्प जो है 69 का हमारा सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसी को पोस्टमार्टम भी कहा जाता है, प्रश्न नंबर 69 का। आगे चलते हैं 70। प्रश्न नंबर 70 कह रहा है कि एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित है किसमें? तो वह नीति निर्देशक तत्व में, ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 71। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है, वो आपको बताना है। तो नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 40, ध्यान रखिएगा, सी वाला विकल्प जो इसका सही हो जाएगा 71 का। प्रश्न नंबर 72। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है, वो आपको बताना है। किस प्रकार भिन्न है, ऑप्शन पूरा दिखा दें आपको पहले।
देखिए इसमें जो हमारा विकल्प सही होगा 72 का, वो हो जाएगा कि नीति निर्देशक तत्व प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार जो है प्रवर्तनीय है। यानी कि न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं लेकिन नीति निर्देशक तत्व के खिलाफ आप नहीं दे सकते हैं। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 73। मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया है, वो आपको बताना है। तो मौलिक कर्तव्यों की बात होती है 42वें संविधान संशोधन, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। 74 42वें संविधान संशोधन में 10 आचार आदेशों को निम्न किस नाम से जाना जाता है? तो मौलिक कर्तव्य, पहले 10 थे, वर्तमान में 11 हैं, ध्यान रखिएगा। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर आ जाते हैं 75। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है, वो आपको इसमें से बताना है कि 11 मौलिक कर्तव्य है, उसमें से एक कौन सा इसमें दिया गया है, वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 75 का विकल्प जो हमारा सही होगा वो हो जाएगा बी वाला ही। देखे साफ मिला कि हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना ये हमारा कर्तव्य होता है। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 75 का। रूस से लिया गया है, ध्यान रखिएगा। 76 प्रश्न है, 76 प्रश्न है कि राष्ट्रपति क्या है? संसद का हिस्सा होते हैं बताइए, संसद का हिस्सा होते हैं, वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 76 का एकदम राइट आंसर बी वाला विकल्प, वो संसद का हिस्सा होते हैं, क्योंकि संसद 3 लोगों से निर्माण होता है, राज्यसभा, लोकसभा और एक होता है राष्ट्रपति। जब तक कोई भी अधिनियम आता है उस पर राष्ट्रपति की मुहर नहीं लगती है तब तक वो पारित ही नहीं हो सकता, तो फिर अंक तो होना जरूरी है ना। प्रश्न नंबर 77, भारत के राष्ट्रपति चुनाव किया जाता है, तो किस तरह चुनाव किया जाता है? देखिए ऑप्शन देखते हैं। एकल हस्तांतरित मत प्रणाली, ये भी सही भाई। अनुपातिक मत प्रणाली, दोनों हो सकता है। विकल्प में क्या दिया है? अच्छा, विवादित प्रश्न छोड़िए, बी और सी दोनों सही हो सकता है, बस ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 78, इसका उत्तर दिख गया। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है तो उसको सौंपा किसको जाता है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय जो होता है, हाई कोर्ट जो होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, उसको सौंपा जाता है, ध्यान रखिएगा। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 78 का। अनुच्छेद 71A के तहत ये बात कही गई है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 79, भारत के राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है, किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो वो जो है संसद द्वारा हटाया जा सकता है। डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 79 का। महाभियोग की प्रक्रिया चलती है अनुच्छेद 61 के तहत, आपको पता होगा, किसी भी सदन में पेश हो सकता है, चाहे वो लोकसभा हो राज्यसभा हो। 80 प्रश्न है, अनुच्छेद नहीं। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है, वो आपको बताना है। तो यहाँ पर कार्यपालिका का अध्यक्ष पूछा है, ध्यान रखिएगा। तो कार्यपालिका का अध्यक्ष जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। 80 का ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 81, केंद्र सरकार में उच्च नागरिक सेवा अधिकारी कौन है, वो आपको बताना है। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है, वो आपको बताना है। नागरिक सेवा अधिकारी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी। विकल्प जो हमारा सही हो जाएगा वो हो जाएगा मंत्रिमंडल जो सचिव होता है वही होता है। 81 का हमारा बी वाला विकल्प सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 82 है कि भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है, वो आपको बताना है। केंद्र सरकार की अधिशासी जो शक्तियां हैं वो किसमें निहित है, वो आपको बताना है। 82 का विकल्प जो हमारा सही होगा वो हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति में निहित है, ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 82 का। प्रश्न नंबर 53, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है किस स्थिति में, वो आपको बताना है। तो देखिए बाह्य आक्रमण के कारण तो हो ही सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा डी वाला विकल्प उपयुक्त सभी कारणों के कारण हो सकता है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 84, प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है? तो बस कुछ सुनिए मत, राज्यपाल की सलाह पर ही राज्यपाल में राष्ट्रपति शासन जो है 356 के तहत लगाता है। विकल्प जो हमारा सही हो जाएगा सी वाला, गवर्नर या राज्यपाल एक ही होते हैं। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 85, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है, क्या नहीं देता है अधिकार? राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है कि वह क्या नहीं कर सकता है राष्ट्रपति? तो राज्यों के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति ये राष्ट्रपति जी नहीं करते हैं। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, नहीं देता है। 85 का बी वाला विकल्प। 85-86, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं है प्राप्त है कि वह क्या नहीं कर सकते हैं? तो
आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। यहाँ निर्देश जारी 100 अनुच्छेद 123 के तहत होता ही है, क्षमादान 72 के अनुच्छेद के तहत होता ही है। तो यहाँ जो है बी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। उनको अधिकार नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को आप हटा सकते हैं, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 187 प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो वो किस राज्य से थे? तो बिहार के ही थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 87 का। प्रश्न नंबर 88, कौन सा असत्य है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 88 में विकल्प जो इसका सही हो जाएगा वो उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, ये गलत है। असत्य पूछा है तो सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर, अब आ जाते हैं 88 पर 89 पर, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अनुच्छेद 64 के तहत होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 90 है कि भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है। तो भारत का प्रधानमंत्री क्या मुख्य है वो आपको प्रश्न नंबर 90 का बताना है। विकल्प जो होगा केंद्र सरकार का वो मुखिया होता है, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। अनुच्छेद 75 के तहत होता है, ध्यान रखिएगा। सभी मंत्रियों का मुखिया प्रधानमंत्री ही होता है। प्रश्न नंबर 91, संघीय मंत्री में मंत्री उत्तरदायी होते हैं। संघीय मंत्री, जो संघीय मंत्री होते हैं, मतलब संघीय मतलब का सभी मंत्रियों को एक साथ जो केंद्र में मंत्री होते हैं वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 91 का, तो वह केवल लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के होते हैं। तो विकल्प प्रश्न के अकॉर्डिंग डी वाला हमारा सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 92, मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होते हैं। तो मंत्रिपरिषद इस प्रश्न का विवादित है क्योंकि स्पष्ट प्रश्न पूछा ही नहीं गया कि वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। सामूहिक रूप से पूछ सकता है, व्यक्तिगत रूप से पूछ सकता है। सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति, अध्यक्ष के प्रति, लोकसभा के प्रति, और व्यक्तिगत रूप से अगर हम बात करें तो वो राष्ट्रपति के प्रति होते हैं। अब आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 93, भारतीय राज्य व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रह कर कार्य करता है। कौन करता है कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य? तो वह होता है विधायिका, बी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 63 का आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 94, प्रश्न नंबर 94 कह रहा है कि भारतीय संसद व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? संसद के बारे में बता रहा है, सरकार की संसदीय व्यवस्था के प्रति। तो देखिए, संसदीय कार्यकर्ता की बात करें तो यहाँ जो हमारा 94 का विकल्प सही होगा वो हो जाएगा, विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र होती है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह, ये गलत है। विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह, गलत है। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह, गलत है। सी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा क्योंकि विधायिका जो विधि और एक कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र होते हैं। सी वाला, ई वाला विकल्प यहाँ पर दिया गया है, एक से अधिक हो सकता है। चलिए छोड़िए, क्या बात है इसमें। शासन प्रणाली की सामान्य दो पद्धति होती है, एक संसदीय और अध्यक्षीय। भारत में ग्रेटर ब्रिटेन के अनुसार कस्बे हुए संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था के सदस्य की कार्यपालिका का गठन करते हैं और कार्यपालिका व्यवस्थापिका के उत्तरदायी होते हैं। तो संघात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है। तो कार्यपालिका जो है विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है, मतलब जो कानून बनता है उसी के अनुसार कार्यपालिका चलती है। हालांकि राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होते हैं। तो इस तरह से ई वाला, इसमें कई विकल्प सही हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 95, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होता है वो आपको बताना है। किसके प्रति जवाबदेह होता है? तो वो लोकसभा के प्रति, सी वाला विकल्प सही हो जाएगा क्योंकि वो भी तो एक मंत्री ही होता है। प्रश्न नंबर 96, राष्ट्रपति में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और किस अनुच्छेद में हुआ है वो आपको बताना है। तो वो एक ही अनुच्छेद है जहाँ पर मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हुआ है और वो अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 352, आपातकालीन जो व्यवस्थाएं हैं वो वाला, ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 97, प्रश्न नंबर 97 कह रहा है कि भारत सरकार को कानूनी विषय पर कौन परामर्श देता है वो आपको बताना है। तो कानूनी सलाहकार होगा कोई भारत सरकार का और उसको हम अटॉर्नी जनरल कहते हैं। ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये वाला विकल्प अनुच्छेद 76 के तहत जो है इनको महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल कह सकते हैं, उनकी नियुक्ति होती है केंद्र सरकार को कानूनी प्रक्रिया के सलाह देने के लिए। प्रश्न नंबर 98, भारत का महान न्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा।
का। प्रश्न नंबर 99 है कि कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है। अब राज्य सरकार का पूछ लिया है तो महान न्यायवादी तो केंद्र का होता है, तो एडवोकेट जो जनरल होता है वो राज्य सरकार का होता है। बी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा 99 का। अब अनुच्छेद इसका देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। 65 के तहत जो है एडवोकेट जनरल की नियुक्ति जो है राज्यपाल जी करते हैं, ध्यान रखिएगा 165 के तहत। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 100, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत में राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ था, वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 100 में। तो 1956 में जो है पहला राज्य का गठन किया गया था और आंध्र प्रदेश से ही था भाषा के आधार पर गठित होने वाला। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।